इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे। उससे क्या होता था कि हमारे नी की जो एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट है वो भी कर लेते थे हम। तो हमारे लिगामेंट और जो मसल की जो लेंथ है वो एक्सेसिव रहती थी, अच्छी रहती थी। तो हमारे नी रिलैक्स रहते थे। अब क्या हो गया कि हम बहुत ही लिमिटेड काम करते हैं, 90 डिग्री 100 डिग्री से ज़्यादा हमारा नी बेंड ही नहीं करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि सडनली मान लो कभी हमें वो एक्टिविटी करनी पड़े तो इमीडिएटली हमारे डैमेज हो जाते हैं अंदर। तो इसमें कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वन, बाकी जैसे कई बार क्लीनिंग कर रहे हैं घर में, इवन बेड के ऊपर भी हम जाते हैं तो कई बार हम घुटना रख लेते हैं। आप नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटने को टच नहीं कर सकते, दिस बिकम वेरी सेंसिटिव। जैसे आपको लगे कि आपके नी में कभी भी आप थोड़ा ज़्यादा चलते हैं या सीढ़ी चढ़ लिया या किसी दिन आपको जैसे शॉपिंग के लिए चले गए, बाय द इवनिंग आप देखते हैं कि आपके घुटने में सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके घुटने में कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, उससे एक्स्ट्रा फ्लूइड क्रिएट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दैट्स पार्ट 1। पार्ट 2, अगर आपको वीक में एक एपिसोड ऐसा पेन का आ रहा है कि आपको कोई पेन किलर लेना पड़ता है, तो दैट इज़ अनदर थिंग कि आपके घुटने में कुछ ज़्यादा डैमेज हो गई है एंड यू नीड ए कंसल्टेशन। 45 मिनट से 1 आवर तक अगर धूप में रहेंगे एवरी डे तो हमारे पास विटामिन डी का काफ़ी स्टोर रहेगा बॉडी में, कभी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। कैल्शियम के लिए आजकल पता नहीं बच्चों में कैसे है कि मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बना दिया गया है, हाँ कुछ ऐसा हो गया है। बट मिल्क प्रोडक्ट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो बहुत ही, आप किसी भी फॉर्म में लें, आप दूध लें, दही लें, पनीर लें, किसी भी फॉर्म में लें, आपको रेगुलर लेना चाहिए। सिंपल वॉक करना इज़ नॉट गुड इनफ। आपका एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 15 मिनट्स तक आप ब्रेथलेस फील करें, सांस फूली रहनी, सांस फूला होना चाहिए 15 मिनट तक आपका। और नी के लिए जो वेट एंकल पर लगाकर एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ नॉट ए वेरी गुड एक्सरसाइज। लेकिन वो जो हम लेग को लिफ्ट करते हैं अगेंस्ट द वेट, वो आपके नी कैप के लिए, आपकी नी के लिए बहुत हार्मफुल एक्सरसाइज है। अगर सीढ़ी चढ़ते हुए या स्क्वाट करते हुए आपके घुटने अंदर की तरफ आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कोलैप्सिंग ऑफ द नीज, अगर वो हो रहा है तो आप अपने घुटने का नुकसान कर जाती है। कुछ लोग उसमें कट्स लगा देते हैं, ब्लीड कर जाते हैं कि गंदा खून निकाल दिया है। कुछ लोग उसमें सक्शन लगा रहे हैं। ऐसा कुछ गंदा खून चीज़ की नाम की चीज़ कुछ नहीं होती है। आपको बीमारी को डायग्नोज करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। अगर मैं उसको पहले स्टेप पे रोक दूंगा तो फुल ब्लोन आर्थराइटिस नहीं होगी, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम किसी पेशेंट को कहें भी अब आप ना वेस्टर्न कमोड लगा लीजिए, अब आपके घुटने खराब है, नी रिप्लेसमेंट हो गया। अब उनका जवाब सुनिए, कहते सर मैं अपने घर में तो लगवा लूंगा, किसी और के घर जाऊं, किसी रिश्तेदार के घर जाऊं तो क्या मैं फ़ोन करके ये पूछूं कि आपके यहाँ टॉयलेट कौन सा है? कितना एम्बेरेसिंग है, नहीं पूछ पाते लोग। तो दिस इज नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट। ये देखिए डिफरेंस, देखिए आप अर्ली स्टेज पे आएंगे तो हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। दिस इज नी रिप्लेसमेंट एंड दिस इज एमआरपी इम्प्लांट। इसका इंसिजन भी छोटा, नो ब्लीडिंग, नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नो आईसीयू। इसमें सब कुछ होगा, ब्लीडिंग भी होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होगा। पेशेंट को कम से कम 1 दिन 2 दिन हम आईसीयू में भी रखते हैं, मजबूरी है हमारी। जिनको एडवाइस किया गया है उनका बचाया जा सकता है, उनको नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय हम मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर करके आपके नॉर्मल नी को बचा सकते हैं। तो इसलिए ट्राई टू सेव योर ओरिजिनल नी। बहुत मजबूरी होगी, बहुत लेट स्टेज होगी तो हम नी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो सिर्फ 20% लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, 80% लोग अपना ओरिजिनल घुटना बचा सकते हैं। ज़मीन में कभी नहीं बैठ सकते, कभी नहीं बैठ सकते। आप स्क्वाट नहीं कर सकते, आप योगा नहीं कर सकते। आप जब चलेंगे भी तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऊंची नीची, मान लो आपकी फैमिली ट्रैकिंग पे जा रही है, आप नहीं जा सकते। इंडिया में आज के समय में नी पेन काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहा है। पहले हमें लगता था कि 60-70 उम्र के बाद के लोगों में इस तरह की दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, लेकिन आजकल यंग अडल्ट्स में भी हम घुटनों से रिलेटेड काफी ज्यादा दिक्कतें देख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया को ओस्टियोआर्थराइटिस का कैपिटल कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर हर साल लगभग 22 से 25 लाख केस दर्ज किए जाते हैं इस बीमारी से रिलेटेड, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। एक और डेटा की माने तो पिछले 10 सालों में इस प्रॉब्लम के कारण नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं,
लेकिन आज के सिनेरियो में हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से नी पेन इतना ज्यादा कॉमन होते जा रहा है और जो सर्जरी तक की नौबत कर देता है। और सबसे जरूरी चीज कि हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम इसी टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत एक्सपीरियंस्ड गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी मायचन, जो कि डायरेक्टर है ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सीके बिरला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपने बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। और हम चाहेंगे कि आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक नी पेन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें जो वो जानना चाहते हैं उस बीमारी के बारे में, क्यों बढ़ रही हैं, क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, उन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे इस सेशन में यही होगा कि आप, जैसे हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, आप सुबह 6 बजे से ओटी में आप सर्जरी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पिछले इतने दशकों में क्या अचानक से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने का जो एक एग्जैक्ट रीजन किसी को समझना होगा कि क्यों इतने ज्यादा सर्जरीज बढ़ रही हैं घुटनों की, तो क्या होगा वो? मेरा एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है थोड़ा एजिंग है। हमारा जो मीडियन एज है वो इट्स गोइंग टुवर्ड्स 40 एंड 50। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी उम्र 50 के प्लस है, तो उनको नी पेन होता ही है। दूसरा, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, दे आर मोर करियर ओरिएंटेड। अगर हम नी हेल्थ की बात करें तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, वो सब चीजें जरूरी है। अब आजकल की जनरेशन के पास तो शादी करने का टाइम नहीं है, दे आर सो बिजी विद देयर करियर्स। तो अपनी हेल्थ को लेके हम बहुत केयरफुल नहीं है। और जो बच्चे फिटनेस की बात करते हैं, जिम जा रहे हैं, दे डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन कि एक्चुअली फिटनेस होती क्या है। ये सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं है, हमें कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस की जरूरत है, हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। तो इन सब वजहों से अब नी पेन के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड में भी बहुत ज्यादा लोगों को नी पेन से रिलेटेड दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ठंड के मौसम में घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है? बेसिकली नी में सिर्फ जॉइंट नहीं होता कि बोन है सिर्फ, इसके आसपास मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो जो प्रोटीन होता है मसल के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जो रेंज ऑफ मूवमेंट है नी का वो कम हो जाता है। तो सेम मूवमेंट करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन होता है और पेशेंट को लगता है कि मेरे घुटने में बहुत दर्द हो गया है। एक्चुअली वो परसेप्शन है, डिजीज तो वही है, पर वो परसेप्शन ऐसी लगती है कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो स्टिफनेस होगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप ठीक हो जाते हैं, बेटर फील करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे घुटनों का जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, अकड़न फील होता है, घुटनों से आवाज आने लगती है, पेन इतना ज्यादा कई बार बर्दाश्त के बाहर चला जाता है कि लोग चल भी नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण अगर किसी को समझने हो कि हाँ, आपके घुटने अब आपको काफी ज्यादा परेशान कर रहे, समय रहते संभल जाइए, तो वो क्या 4-5 ऐसे लक्षण होंगे? इनको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। जैसे आपको लगे कि आपके नी में कभी भी आप थोड़ा ज्यादा चलते हैं या सीढ़ी चढ़ लिया या किसी दिन आपको जैसे शॉपिंग के लिए चले गए, बाय द इवनिंग आप देखते हैं कि आपके घुटने में सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके घुटने में कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, उससे एक्स्ट्रा फ्लूइड क्रिएट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दैट्स पार्ट 1। पार्ट 2, अगर आपको वीक में एक एपिसोड ऐसा पेन का आ रहा है कि आपको कोई पेन किलर लेना पड़ता है, तो दैट इज अनदर थिंग कि आपके घुटने में कुछ ज्यादा डैमेज हो गई है एंड यू नीड ए कंसल्टेशन। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी जिसको कभी इग्नोर ना करें आप। घुटनों से कई बार जैसे आवाज आने लगती है चलते चलते, वो नॉर्मल है या वो भी रेड फ्लैग? आवाज आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आवाज के साथ पेन भी हो रहा है देन इट इज ए प्रॉब्लम। फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपने जैसे कहा कि हफ्ते में अगर आपको एक बार पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही है, कई लोगों को इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि वो हर दिन पेन किलर खाए बिना रह ही नहीं पाते, घुटनों के दर्द से वो इतने परेशान होते हैं। ज्यादा पेन किलर खाने की वजह से भी हमारे घुटने अफेक्ट हो रहे हैं क्या? ज्यादा पेन किलर खाने से तो बहुत सारे नुकसान है। आपका किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अल्सर्स हो सकते हैं, आपका वेट गेन हो सकता है, और उससे क्या धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। बिल्कुल। तो जब आपका वेट बढ़ेगा तो नेचुरली आपके नी के ऊपर भी इनडायरेक्टली एक प्रॉब्लम आएगा आपका। तो जो लोग जैसे ओवरवेट या ओबीज होते हैं, क्या उनमें घुटनों की प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा रहता है? डेफिनेटली। उसके एक्चुअली 2 रीजंस हैं। एक तो है कि ऑब्वियसली नी एक पर्टिकुलर वेट के लिए बना है, हम उससे एक्स्ट्रा लोडिंग करेंगे तो पेन होगा। दूसरा क्या होता है कि आप अगर किसी भी ओबीज पर्सन को देखेंगे तो उनका फैट कहाँ होता है? मेनली इट्स अराउंड द नॉर्मल बेली के अराउंड होता है, तो उससे हमारा पेल्विस टिल्ट हो जाता है बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है,
पेल्विक जब टिल्ट होगा हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है, और हैमस्ट्रिंग वो मसल है जो बैक साइड से नी को कंट्रोल करती है, ओके। तो उससे आपका नी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा फिजियोलॉजिकल रीजन है। तो इट्स नॉट जस्ट वेट, इट्स बिकॉज ये आपके नी के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। करेक्ट है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का भार तो ओवरऑल हमारे घुटने ही सह रहे जी हैं। जी जी। तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि ओवरवेट लोगों में रिस्क है, तो जो पतले लोग हैं क्या उनमें कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी फिर? हो सकती है, हो सकती है, बिकॉज वेट तो एक कारण है, हाँ। उसके अलावा आपकी बोन हेल्थ कैसी है, आप कितने एक्टिव हैं, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। आप कैल्शियम ले रही हैं, विटामिन डी ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। आपने कैल्शियम विटामिन डी की बात की, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जी, बहुत ज्यादा बढ़ जी रही जी है। जी, इंडिया में ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग जो है वो विटामिन डेफिशिएंट है। करेक्ट। विटामिन डी के लिए कहा जाता है कि सिर्फ धूप ही एक सोर्स है आपके पास, आप हम्म डाइटरी से ज्यादा वो नहीं कर सकते। हम्म। तो जो लोगों में ज्यादा विटामिन डी की कमी होती है, क्या आगे चल करके उनके घुटने खराब होंगे ही होंगे? बिल्कुल, उनको सभी बोन्स उनकी अनहेल्दी हैं, उनको घुटनों के साथ साथ बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। इनफैक्ट हमारी ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट वही होते हैं जिनको कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और सनलाइट इंडिया में तो इतना इजीली अवेलेबल है, फिर भी नहीं ले पाते लोग, लेकिन हमारे पास बाहर निकलने का टाइम नहीं समय है। नहीं है। तो वही है कि अपना लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आपकी बोन हेल्थ ठीक रहेगी, आपके नी भी ठीक रहेंगे। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अगर कोई हमारी ऑडियंस चाहती है कि क्या करे एग्जैक्टली, धूप लेना है, किस तरीके से ले, कौन से समय पर जी ले, जी क्या खाएं, क्या जी। होंगी वो चीजें? सनलाइट टॉलरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग इवनिंग में कुछ ऐसा फर्क है। दूसरी चीज क्या है कि सनलाइट से विटामिन डी कैसे बनता है, पहले इसको समझते हैं। विटामिन डी बनता है हमारी स्किन में, ठीक है। हमारी स्किन को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहते हैं विटामिन डी का, लेकिन वो धूप लगने के लगातार जब धूप लगती है तो 20 मिनट के बाद शुरू होता है प्रोसेस। अच्छा, ओके। तो अगर हम 45 मिनट से 1 आवर तक अगर धूप में रहेंगे एवरी डे, तो हमारे पास विटामिन डी का काफी स्टोर रहेगा बॉडी में, कभी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। 45 मिनट से 1 घंटे तक कम से कम। और लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए फिर? कपड़े पहन करके या हाँ, फिर? नेचुरली हाफ स्लीव है आपके पास, आप शॉर्ट्स में हैं, तो वो तो अकॉर्डिंग टू जैसे भी मौसम है उसके। लेकिन आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करें, आप योगा कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, इट्स अ वे ऑफ गेटिंग एक्सपोजर। तो वो तो अपना अपना तरीका है, कैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं फिर? कैल्शियम के लिए आजकल पता नहीं बच्चों में कैसे मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा बच्चे प्रेफर नहीं कर विलेन रहे हैं। बना दिया गया है, हाँ, लैक्टोज कुछ ऐसा फ्री। हो गया है, बट मिल्क प्रोडक्ट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं। इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो बहुत ही, आप किसी भी फॉर्म में लें, आप दूध लें, दही लें, पनीर लें, किसी भी फॉर्म में लें, आपको रेगुलर लेना चाहिए दूध। क्योंकि दूध को लेके बोला जाता है कि एक उम्र के बाद दूध छोड़ दो आप। आजकल ऐसा एकदम सोशल मीडिया पे दूध को विलेन बना दिया है, इसमें लैक्टोज है, इससे आपका पेट खराब हो जाएगा, ये चीजें वो चीजें, गट खराब हो रही है। नहीं तो नहीं, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। अगर मान लो आप दूध एक बार छोड़ देते हैं, तो जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है हमारा, उसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। तो नेचुरली फिर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, फिर आपका पेट खराब होगा। तो इसलिए दूध जब बच्चा पी रहा है तो उसको कंटिन्यू करने दीजिए। बिल्कुल। तो दिन में 1 से 2 ग्लास दूध इज इनफ? बिल्कुल पीना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम के और भी कुछ है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स तक ही लोगों को एक लिमिटेशंस हाँ, पता जैसे है। नट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, आप उसमें भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं आप बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट में कुछ लोग बादाम खाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। ओके। तो ये सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, बॉडी में अगर डिमांड होगी तो सप्लाई मिलेगी। अगर हम एक्टिव नहीं हैं, हमारी बोन्स डिमांड ही नहीं कर रही हैं कैल्शियम की, तो आप कितने भी सप्लीमेंट्स लेते रहें, वो आपकी बोन तक नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो इट इज ए बैलेंस ऑफ कि आप अच्छी डाइट भी ले रहे हैं और आप एक्टिव भी हैं। करेक्ट। तो फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। आपने जैसे अभी तक के कॉन्वर्सेशन में एक्टिविटी पर काफी ज्यादा एम्फेसिस किया है, हम उसी पर ही आते हैं, क्योंकि हमारी जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, हमारा काम दिन भर बैठे रहने का है, लॉन्ग सिटिंग जॉब्स है, या फिर एकदम खड़े ही रहने का है। तो ऐसे में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। 2-3 चीजें, जैसे सबसे पहले तो कहा जा रहा है आजकल कि आप नॉर्मल वॉक भी कर लीजिए खाना खाने के बाद, तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में काउंट हो पाएगी। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होगी अगर हम आधे घंटे की वॉक कर लेते हैं और हर खाना खाने मील के बाद एक वॉक कर लेते हैं? तो सिंपल वॉक करना इज नॉट गुड इनफ। आपका एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 15 मिनट्स तक आप ब्रेथलेस फील करें, सांस फूली रहनी चाहिए, सांस फूला होना चाहिए 15 मिनट तक आपका। दैट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को, अपने लंग को इतना स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो उस रिजर्व को उस लिमिट तक लेके जा रहे हैं। तो दैट मीन्स एक्चुअल एक्टिविटी। आप सिंपल आराम से घूम रहे हैं, ठीक है, वो बैठने से तो बेटर है, पर वो एक्चुअल फिटनेस एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा है 10,000 स्टेप्स का है कि दैट इज गुड फॉर योर जॉइंट्स एंड बोन, कि आप हर दिन में 10,000 स्टेप्स चल लीजिए। हाँ, अगर वो इतना कर रहे हैं तो दैट इज बेयर मिनिमम।
अच्छा, वो बेयर मिनिमम इसके है। ऊपर कर सकते हैं हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर किसी को जाना हो और समझना हो हाँ। कि कौन से ऐसे एक्सरसाइज हमारे नी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हम्म, कौन से एक्सरसाइज हम करें, किस तरीके से करें, कितनी देर तक के लिए करें कि हम्म, हमारे घुटने कभी खराब नहीं होंगे। देखिए इसमें दो चीजें हैं, वन इज फ्लेक्सिबिलिटी हम्म, और दूसरा है स्ट्रेंथ। ओके। तो हमें अपनी मसल और बोन स्ट्रेंथ भी अच्छी रखनी है। और फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स योगा। योगा, योगा ना बड़ा अंडररेटेड चीज है। बिल्कुल। आजकल बच्चे जिम जा रहे हैं हम्म, और वो आजकल प्रोटीन और बहुत सारी चीजें हैं, मसल हम्म, बिल्डिंग, वो सब चल रहा है। बट योगा का कोई कंपैरिजन नहीं। नहीं। आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है। हम्म, और आप कभी भी देखिए योगा का जो सेशन होता है ना आपका हाफ एन आवर का, आप इतने मेंटली भी इतने फोकस्ड होते हैं ना, इट इज रिलैक्सिंग। हम्म, तो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, हम्म, इट हेल्प्स योर मेंटल हेल्थ मेंटल ऑल्सो। हेल्थ आल्सो, बिल्कुल। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें, हम्म, स्ट्रेंथ भी बिल्ड करें, चाहे आप रनिंग करें या कोई थोड़ी बहुत लाइट वेट ट्रेनिंग करें। हम्म, बट अननेचुरल चीज़ें जैसे प्रोटीन आजकल लेते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, एक्सेस प्रोटीन लेते supplements हैं, वो भी वाला। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और आजकल तो मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं वो कुछ इस तरह के केमिकल्स भी लेते स्टेरॉइड्स हैं, वगैरह। स्टीरॉइड्स भी, कि जिससे मसल बिल्डिंग फास्ट तो होती है हम्म, बट इट इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी वे। करेक्ट है। तो जैसे जो लोग जिम ज़्यादा जाना प्रेफ़र करते हैं, तो हम्म, वहाँ पर आपने कहा कि प्रोटीन पाउडर्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह, हम्म, बहुत सारे ऐसे हम्म, दवाइयाँ वगैरह भी वो लोग लेते हैं। हम्म, बहुत ज़्यादा जिम करने की वजह से भी कई बार लोगों को परेशानी होने बिल्कुल। लगती है, तो ये कैसे दिक्कत स्पेशली जो होती है? नी की एक्सरसाइज होती है जिससे वेट लिफ्ट करते हैं, हुँ, कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैंने देखी है जिम में। बैक के लिए तो डेडलिफ्ट एक बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है, मैं सबको एडवाइस करूंगा कि बैक उससे मैक्सिमम खराब होता है। और नी के लिए जो वेट एंकल पर लगाकर एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज नॉट ए वेरी गुड एक्सरसाइज। अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, ओके। वो एक बार लगा देते हैं एंकल हाँ, के ऊपर, हाँ, आप उसको देन नी को लिफ्ट करते हैं। पुश करना इज फाइन, लेकिन वो जो हम लेग को लिफ्ट करते हैं अगेंस्ट द वेट, वो आपके नी कैप के लिए, आपके नी के लिए बहुत हार्मफुल एक्सरसाइज है, ओके, वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जी आप डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप आए दिन इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जी। तो हमारी ऑडियंस को अगर जानना हो कि 4-5 ऐसे एक्सरसाइज जो हमारे घुटने के लिए अच्छे हैं, 4-5 ऐसे एक्सरसाइज जो नहीं करने चाहिए, जो अमूमन लोग करते हैं, वो गलत है। जैसे आपने कहा कि आपने जी बहुत जी सारे जी ऐसे वीडियोज़ जी। वगैरह देखे हैं, तो जो आज से उन्हें बंद कर देनी चाहिए। देखिए स्क्वाट्स एक एज तक आपके लिए फिट रहता है कि आप उस एज तक, जैसे 40 तक हैं, 45 तक हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप स्क्वाट करेंगे हुँ, हुँ, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, हाँ, पेन होगा, तो लिसन टू योर बॉडी। ठीक है, अगर आपका शरीर किसी भी एक्सरसाइज के लिए कहता है कि नहीं ये मुझसे मेरे पेन हो रहा है, तो प्लीज उसको मत कीजिए मत आप। करिए। ठीक। स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज ओके। जो काफी लोग नहीं करते हैं या हुँ, करना नहीं चाहते हैं, और हमारे यहाँ नेचुरली हम 6 मंथ ही कर पाते हैं उसको, हुँ, पर ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, स्टेयर क्लाइंबिंग इन इटसेल्फ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट अगेन सब्जेक्ट टू योर नी हेल्थ, हाँ, कि अगर आपका घुटना ठीक है तो, तो अगर आपको आर्थराइटिस ऑलरेडी है तो फिर मत कीजिए ठीक उसको। है। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। हाँ, क्योंकि हैमस्ट्रिंग जितना टाइट होगा, हुँ, हमारे नी के आगे रैप करती है हैमस्ट्रिंग एक तरह से आके। हुँ, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा घुटने का जो पेन है अंदर की तरफ शुरू होता है, हाँ, और हैमस्ट्रिंग यहीं आती है। हुँ, उसका एक रीजन ये भी होता है कि हैमस्ट्रिंग टाइट होती चली जाती है, हुँ, और जो बोन है नी की उनको पास ला जाती है, ओके, और वहां से आर्थराइटिस शुरू होती है। हाँ, तो क्वाड्रिसेप्स इज द फ्रंट मसल, हुँ, हैमस्ट्रिंग आर द बैक मसल्स। ओके, तो आपको फ्रंट मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, बैक मसल को स्ट्रेच करना है। हुँ, ये बेसिक फॉर्मूला है अपने नी की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। आपने जैसे कहा एक्सरसाइज, डाइट और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके आपको घुटने को सही हम्म, सलामत रखता है। हम्म। एक्सरसाइज पे हमने बात कर ली, डाइट में कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम शामिल कर सकते हैं या ज़रूर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घुटने एकदम बढ़िया चकाक रहेंगे? शामिल करने के बजाय मैं बताऊंगा क्या अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वो बता दीजिए। काफी ट्रेंड है अल्कोहल एंड स्मोकिंग का, हाँ, एंड सोशलाइज़ होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब वो फीमेल पॉपुलेशन में भी जा रहा है। हुँ, कमर्शियल एंगल से उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो 50% पॉपुलेशन उनके क्लाइंट्स थे जो अभी तक मिसिंग थे, वो आ गए वो उनके पास। 10-15 ईयर्स में उन्होंने अपनी क्लाइंटेल को डबल कर लिया है। हुँ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि स्पेशली फॉर लेडीज 45 के बाद कैल्शियम को फॉल करना ही है। हाँ, तो अपने स्टोर्स को हम कम कर रहे हैं यूजिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग। तो प्लीज ये चीजें ना करें, इनका बॉडी को कोई यूज नहीं है, हुँ, कोई इसमें हेल्थ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बेनिफिट नहीं आई होता। डोंट नो कि ये अभी तक क्यों बैन नहीं हो रही हैं चीजें। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल जब हम, क्योंकि आजकल तो पॉल्यूशन ही इतना है, आपको हुँ, स्मोकिंग की जरूरत ही नहीं है। 25 सिगरेट पीने के बराबर हम धुआँ ले ही रहे हैं। हाँ, तो जरूरत ही नहीं है, मतलब फ्री में सब मिल रही चीजें। हुँ, तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग बहुत ऐसी चीजें हैं, प्लीज वो ना करें। कैफीन इनटेक भी हमें कम करना चाहिए। चाय कॉफ़ी का। आप, हम भी कॉफी पीते हैं, पर कई बार कुछ लोग होते हैं जैसे नाइट ड्यूटी पे हैं, वो बार बार कॉफी या चाय पीते रहते हैं, तो ये सब चीजें हार्मफुल हैं, हुँ, वी शुड अवॉइड। तो इलाज से परहेज बेहतर है, करेक्ट। तो ये चीजें करें।
बिल्कुल। आपने जैसे औरतों की बात की, अगला सवाल मेरा उसी पर ही होने वाला था। हम्म, कहा जाता है कि औरतों में घुटनों से रिलेटेड बीमारियां होने का रिस्क जो है वो मर्दों के मुकाबले ज़्यादा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली जब उनका मेनोपॉज शुरू हो जाता है यस तब। यस। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर कोई लेडीज़ हमारी वीडियो को देख रही है, वो चाहती हैं हम्म। मेनोपॉज के बाद ऐसा ना हो कि एकदम से उनके घुटने हाँ, खराब हो जाए, पहले से क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वो अपना सकते हैं? देखिए 30 ईयर की एज में जितना हमारा कैल्शियम होता है, हुँ। उसके बाद वो 1% पर ईयर कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, 30 साल के बाद ही 30 साल के बाद ही औरतों में, सभी में होता है। सभी में? लेकिन लेडीज में 45 के बाद वो 2% पर ईयर हो जाता है, हुँ, यानी कि डबल हो जाता है। ठीक है। तो हमें अपने कैल्शियम और विटामिन डी के स्टोर पहले से ही मेंटेन करके रखने चाहिए हुँ, बाय डूइंग एक्सरसाइजेज एंड टेकिंग प्रॉपर सप्लीमेंट्स। ठीक है। फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होता है कि उनका जो एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है हुँ, कि उनका पेल्विस वाइड होता है, हुँ, और वो जब जो मसल्स का एंगल होता है नी के ऊपर, हुँ, वो उनको ऑटोमेटिकली प्रीडिस्पोज कर देता है आर्थराइटिस के लिए। ठीक है। तो ये एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हुँ, पर कम से कम अपनी मसल और बोन को तो हेल्दी रख ही सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही आप 45 पे जाएं और आपके फर्स्ट सिम्टम आए मेनोपॉज के, हुँ, हुँ, तो कंसल्ट योर डॉक्टर, हाँ, क्योंकि आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। वो आपको स्टीपली फॉल नहीं करेगा आपका कैल्शियम, हुँ, हुँ, वो कंट्रोल्ड वे में रहेगा, मेंटेन रहेगा। ओके। जी। आपने सप्लीमेंट्स की बात की, तो सप्लीमेंट जैसे ओवर द काउंटर जाकर के भी लोग ले लेते हम्म हैं हम्म बहुत सारी। हम्म। तो ये प्रैक्टिस सही है या नहीं है? देखो, कुछ भी नहीं लेने से तो अच्छा है, कि कुछ बट बेटर है कि आप एक डॉक्टर की सलाह से लेंगे, हुँ, तो वो हुँ, आपके जो भी डेफिशिएंसीज हैं, क्योंकि कैल्शियम प्लेन नहीं आता है, हुँ, उसमें K2 भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल। डॉक्टर आपकी हेल्थ को देख लेंगे, आपके टेस्ट को देख के हुँ, फिर एक ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट आपको बता पाएंगे। ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने अभी टेस्ट का नाम लिया, तो हम हम्म आजकल बहुत सारे पैकेजेस के बारे में सुनते हैं कि फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के पैकेजेस आ रहे हैं। हम्म। लोग अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इन सब का टेस्ट करा लेते हैं। हम्म घुटनों के बारे में कोई नहीं सोचता। हम्म तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घुटने भी सही सलामत रहें, हम्म। कोई ऐसे टेस्ट है जो कराते रहने चाहिए हर एज ग्रुप वालों को, ताकि पहले ही डिटेक्ट कर ले प्रॉब्लम कि हाँ, ये दिक्कत हो रही है, तो जी डॉक्टर से मिलने जी का जी। टाइम आ गया है? तो उसमें विटामिन डी और विटामिन B12 हमारी पूरी पॉपुलेशन में कम है। हाँ, अगर हम टेस्ट करते हैं तो वही जैसे आपने बताया 70 to 80% लोगों में ये चीज़ें कम डेफिशिएंसी, है। हाँ। विटामिन डी तो इसलिए कि सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। हुँ, हुँ। B12 इसलिए कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। हाँ, तो नॉन-वेज की तो सोर्स है तो इसका। ये टेस्ट हमें करना चाहिए। एक, पैरामीटर्स भी है कोई कि इससे कम आ रहा है रेंज तो हाँ, उनका दिक्कत रेंज है? होता है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टेस्ट। दूसरा बोन डेंसिटोमेट्री एक टेस्ट होता है, बोन? बोन डेंसिटोमेट्री, ओके। BMD कहते हैं उसको। उसमें आपकी बॉडी की 3 साइड्स, आपका हिप, रिस्ट एंड स्पाइन, 3 जगह से हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सबसे प्रोन एरिया होते हैं फ्रैक्चर्स के हुँ, लिए इन ओल्ड एज। हुँ, तो इनको हर साल आपको BMD कर लेना चाहिए। उससे पता लग जाएगा कि आपकी बोन हेल्थ डाउन जा रही है, मेंटेन्ड है, या आप इम्प्रूव कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो ओके, ये बेसिक टेस्ट है जो आपको एवरी ईयर करना चाहिए। कराते रहना चाहिए। जी। ओके। अच्छा, जैसे हम टेस्ट वगैरह की जब बात करते हैं, तो लोग टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एग्ज़ैक्ट पता नहीं रहता, हम्म किसके पास जाएँ, कैसे इलाज कराएँ, क्या दिखाएँ? हम्म। तो अगर किसी इंसान ने अपना टेस्ट करा लिया, उनको दिख रहा है कि हाँ, रेंज थोड़ा ऊपर-नीचे हाँ है, हाँ हाँ। किन डॉक्टर के पास जाएँ, क्या बात करें डॉक्टर से? और बीइंग अ पेशेंट अगर उनको समझना हो कि हाँ, मुझे क्या अपने शरीर के लिए सही रखना है, हम्म घुटनों को मैं कैसे सही सलामत रखूँ? हम्म। 4-5 ऐसे सवाल जो डॉक्टर से उन्हें ज़रूर पूछने चाहिए। पहली चीज तो ना, लोगों को डॉक्टर से डर बहुत लगता हाँ, वही दिक्कत कि क्या पूछूँ मैं, कैसे पूछूँ? है। नहीं नहीं, जाना ही नहीं चाहते हाँ, डॉक्टर के पास। ये तो वो है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, अपने आस पड़ोस में चले जाएंगे कहीं पे। हुँ, उनको ये लगता है कि शायद डॉक्टर जाएंगे तो वो बहुत सारे बीमारी टेस्ट बता दे बताएंगे, पाएँगे। कुछ कमी बता देंगे, कुछ महंगा सा ट्रीटमेंट बता देंगे, कोई हुँ, महंगे टेस्ट बताएंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम कंसर्न्ड हैं आपकी हेल्थ के लिए, हाँ, और आपको भी समझना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो यू हैव टू मीट ए स्पेशलिस्ट। करेक्ट। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने से कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें हम पहले से ही बता सकते हैं। हुँ, नी हेल्थ की अगर हम बात करें, तो पेशेंट कई बार हमें कहते हैं, सर मुझे ना पहली बार सीढ़ी चढ़ने में कोई डिस्कम्फर्ट होता है। हाँ, दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि आपका कार्टिलेज डीजनरेट हो रहा है। ओके। पेशेंट कई बार हमें बताता है कि पहली बार मुझे अब थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है, हुँ, झुकने का मन नहीं करता है। हुँ, सो वी कैन टेल देम एट दैट स्टेज कि अब आप ये करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। हुँ, तो हमारे पास आने से नुकसान नहीं है, हाँ, आपको फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे 2-3 चीज़ें बोली, उस पर भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि कई लोगों को जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हुँ। यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। हुँ। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, तो क्या एक इनिशियल साइन हो सकता है कि आपके घुटने घिस रहे हैं? बिल्कुल। उसमें क्या होता है ना कि आपकी नी हेल्थ प्रॉब्लम है, दैट इज़ वन। हुँ, दूसरा क्या होता है कि सीढ़ी चढ़ने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्क्वाट होता हुँ, है, उसमें एक चीज़ होती है काइनेटिक चेन। ओके, यानी कि आपकी कोर मसल, ग्लूटियल मसल, क्वाड्रिसेप्स और काफ मसल, जब तक इनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं नहीं होगी, होगा।
तो आप सीढ़ी भी गलत तरीके से चढ़ते हैं। अच्छा, जी, क्या है सही तरीका फिर? जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं या स्क्वाट कर रहे हैं जिम में, तो आपको अपनी फॉर्म देखनी है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर सीढ़ी चढ़ते हुए या स्क्वाट करते हुए आपके घुटने अंदर की तरफ आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कोलैप्सिंग ऑफ द नीज, अगर वो हो रहा है तो आप अपने घुटने का नुकसान कर रहे हैं। वो क्यों होता है कि हमारी जो पेल्विक मसल्स हैं वो वीक होती है। तो हम कोर मसल और पेल्विक मसल की बात नहीं करते हैं कभी। तो नी इज कंट्रोल्ड बाय कोर एंड पेल्विक Pelvic मसल्स। जब तक muscles. वो स्ट्रांग नहीं होंगी तो हम्म, हमारे नी की मसल हम कितनी भी स्ट्रांग कर लें वो हेल्प नहीं करेंगी। अच्छा, तो ये बेसिक चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो ठीक है। हमारे पास आने से पता चलेंगी, हाँ। तो हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। दूसरी डॉक्टर, जो लोग जैसे पलाथी मार करके नीचे बैठते हैं, तो जब वो नीचे बैठते हैं उसके बाद उठते हैं तो उनमें काफी ज्यादा तकलीफ होती है, जी घुटने जी में पेन जी होते हैं। जी जी, क्या ये भी एक इनिशियल साइन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग धीरे धीरे वो एक्टिविटी छोड़ देते छोड़ हैं, देते हैं। चेयर पे बैठना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी कल्चर में तो बहुत कॉमन है नीचे नीचे बैठना बैठना। है, खाना खाना है, पूजा करनी है, कुछ भी करना है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कहा जाता है कि जैसे हमारा किचन भी बहुत ज्यादा बदल गया है। पहले लोग बैठ करके खाना बनाते थे, आप खड़े होकर के खाना बना रहे हैं। उसके अलावा जैसे हम लोग इतने ज्यादा पहले फिजिकल एक्टिव रहते थे, अब नहीं रह पा रहे हैं। तो ये जो किचन में चेंज हुआ है, बैठ कर उठ कर खड़े होकर खाना बनाने वाला, इससे कुछ है ऐसा कि फर्क पड़ा? बिल्कुल, हमारी कल्चर का पार्ट था ये कि हम इंडियन टॉयलेट यूज करते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे। उससे क्या होता था कि हमारे नी की जो एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट है वो भी कर लेते थे हम। हाँ, तो हमारे लिगामेंट और जो मसल की जो लेंथ है वो एक्सेसिव रहती थी, अच्छी रहती थी। रहते थे। तो हमारे नी रिलैक्स रहते थे। हाँ, अब क्या हो गया कि हम बहुत ही लिमिटेड काम करते हैं। 90 डिग्री 100 डिग्री से ज्यादा हमारा नी बेंड ही नहीं करता है। कोई ऐसी एक्टिविटी है ही कर नहीं। ही नहीं रहे। तो उससे क्या होगा कि सडनली मान लो कभी हमें वो एक्टिविटी करनी पड़े तो इमीडिएटली हमारे डैमेज हो जाता है अंदर, तो हमारा पेन वहीं से शुरू हो जाता है। तो Correct जिन है। लोगों को ये एक्टिविटी में दिक्कत आ रही है तो दे शुड कंसल्ट, दे शुड इन्वेस्टिगेट कि शायद कोई बीमारी की शुरुआत है। बीमारी नहीं कहूंगा, कंडीशन कहूंगा। एक कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। बीमारी मीन्स एस्टेब्लिश्ड, हाँ, ये फिर तो उसका एस्टेब्लिश्ड, इलाज ही होगा। उसका इलाज हो सकता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। टॉयलेट का भी है रोल कि पहले बोलते थे कि इंडियन टॉयलेट आपके घुटनों के लिए अच्छा हाँ, होता था, हाँ। वेस्टर्न टॉयलेट अब नहीं अच्छा है। और आजकल वेस्टर्न टॉयलेट ही हम ज्यादातर देख रहे हैं, बिल्कुल। इंडियन टॉयलेट का तो नामो निशान जी अब खत्म ही होते जा जी रहा है। जी जी। तो सच में इससे घुटने खराब होते हैं? खराब नहीं होते, पर जितना हम स्क्वाट करेंगे, हम्म, चाहे वो टॉयलेट की पोजीशन में या अदरवाइज, इंडियन तो टॉयलेट में। हाँ, तो उतना हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहती है, जैसे मैंने पहले बताया। तो वो जो ट्रेडिशन अब चेंज हो रहा है, तो उससे नेचुरली हमारा अब जो टेंडेंसी है टुवर्ड्स आर्थराइटिस वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जबकि अगर हम वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि आप ज्यादा नीचे बैठते हो इसलिए आपके घुटने जल्दी खराब हो, हाँ, विच इज नॉट ट्रू। करेक्ट है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट इज बेटर देन इंडियन टॉयलेट। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इंडियन टॉयलेट नहीं ही नहीं, सही है। इंडियन टॉयलेट इज गुड, गुड। आपके नी को हेल्दी रखता है। तो वेस्टर्न टॉयलेट में अगर कोई बैठ रहा है तो स्टूल वगैरह लगा के बैठ सकता है उसको इंडियन फील देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन टू से अगर आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिस बचपन से तो फाइन, ठीक है। लेकिन अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो स्विचिंग टू वेस्टर्न टॉयलेट बुरी बात नहीं है। नहीं, कुछ पेशेंट को तो हम ही एडवाइस करते हैं हाँ, कि अब आप मत कीजिएगा। घुटनों पर जोर ज्यादा पड़ने जी लगता है जी तो जी जी। ठीक है। तो जैसे हमने सिम्टम्स वगैरह की बात की, तो कुछ हम चाहते हैं डॉक्टर की लक्षण तो हम समझ चुके हैं। अगर बहुत ज्यादा लक्षण गंभीर होने लगे तो किन बीमारियों का खतरा हो सकता है जो घुटनों से रिलेटेड होती हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि हाँ, ये 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जिसके रिस्क पर आप हैं, समय रहते समझ जाइए। इसको मैं डिवाइड करूंगा बिफोर 45 एंड आफ्टर 45। ओके। बिफोर 45 आपकी ऐसी डिजीज होती हैं जिनको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं और उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। जैसे कि कार्टिलेज टियर, जिसको मेनिस्कस कहते हैं, लिगामेंट टियर। मतलब अगर आम भाषा में इसको क्या कुछ ऐसे बोलचाल की भाषा में ऐसे? दोनों हट, जैसे अगर मैं आपको मॉडल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो ये हमारा नी जॉइंट है। ठीक है। इसमें ये बोन फीमर है, ये टिबिया है। इसके बीच में जो कुशन होता है इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है। तो कई बार जैसे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कई बार सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपने कोई हैवी वेट उठाया तो सडनली आपके नी में पेन होगा। क्यों होता है? क्योंकि कार्टिलेज टेयर हो जाता है। अच्छा। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम एमआरआई से डिटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, आर्थ्रोस्कोपी, यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। हम उससे इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो यही चीज बाद में आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। तो ये है बिफोर 45, क्योंकि आपकी हीलिंग पावर अच्छी होती है। आपका कुछ भी टेयर होगा हम उसको रिपेयर कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आफ्टर 45। आफ्टर 45 हमारे जो टिश्यूज हैं अंदर, मेनिस्कस है या लिगामेंट्स हैं, इनकी हीलिंग पावर कम हो जाती है। ओके। अगर एक बार टेयर हो गया तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है एंड अल्टीमेटली पेशेंट को
ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि एज रिलेटेड आर्थराइटिस हो जाती है। ओके, तो आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस दोनों अलग-अलग हैं। हाँ, आर्थराइटिस कैन बी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा। वो कई बार आपको 20 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसको हम गठिया कहते हैं, हाँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो उसमें क्या है कि मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ आपका नी इन्वॉल्व होता है। अच्छा। वो एज के साथ होता है और 45 के बाद आपको पहली बार थोड़ा सा दर्द, डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। दैट मीन्स दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। जी। तो इसके अलावा जैसे एक आर्थराइटिस हमने बात की, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला, ये दो बीमारियां हैं। और भी ऐसे घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कई बार जैसे सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है? जैसे गाउट होता है, आपका अगर यूरिक एसिड परमानेंटली रेज्ड है तो आपके घुटने खराब हो सकते हैं। अच्छा। तो फिर आपको उसके बाद सर्जरी की बात आ सकती है, जिसको हम आजकल बड़ी कॉमन सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। हाँ, तो वो वहां तक जा सकते हैं आप। तो ठीक यू है। हैव टू मेंटेन योर यूरिक एसिड लेवल्स आल्सो। जो हम बात कर रहे थे रेगुलर चेकअप्स की, हाँ। तो उसमें यूरिक एसिड भी हमें रेगुलर करना चाहिए। यूरिक एसिड पर भी लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि जबकि यूरिक एसिड आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होते जा रही है। हम आए दिन सुनते रहते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इससे हमारे घुटने कितने अफेक्ट होते हैं? यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं हमारे जॉइंट के अंदर ठीक है। और धीरे धीरे उस कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे पहले प्रोटीन इंटेक की, हाँ। प्रोटीन से ही यूरिक एसिड बनता है। हाँ। तो जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे यूरिक एसिड बढ़ेगा। अच्छा। तो जिसको भी गाउट है उनको लिमिटेड प्रोटीन लेना चाहिए और जो बार बार पेनफुल एपिसोड आते हैं गाउट के, उनसे बचना चाहिए। दैट मीन्स कि एक मेंटेनेंस ड्रग आपको लेनी पड़ेगी ताकि आपका यूरिक एसिड एक पर्टिकुलर लेवल से कम रहे और वो प्रेसिपिटेट ना हो। तो डॉक्टर, जैसे अभी तक हमारी कॉन्वर्सेशन में हमने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पर बात की। आपने सर्जरी की बात की कि इवेंचुअली नौबत कई बार सर्जरी की भी आ जाती है। तो हम सर्जरी पर बात करें उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को आप एक एडवाइस जरूर दें कि उन्हें पता है कि लास्ट ऑप्शन जो है वो सर्जरी ही है। अगर वो चाहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से वो बचे रहे, तो ऐसी लाइफ में अपनी क्या चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे सर्जरी ही ना करनी पड़े, उसकी नौबत ना आए? देखिए, लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, बैलेंस डाइट लें और कोई भी अर्लीस्ट सिम्टम आता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले। बिल्कुल। सीक्वेंस उल्टा नहीं होना चाहिए कि पहले हम एक जनरल प्रैक्टिशनर से मिल रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल रहे हैं और लास्ट में जाके ऑर्थोपेडिक्स का नंबर आता है। नहीं, यू स्टार्ट द अदर वे अराउंड। ठीक है। आप पहले स्पेशलिस्ट से मिलें, फिर वो जो एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशन लें। ओके। अच्छा डॉक्टर, इसमें कई बार ना लोग गलतियां क्या कर देते हैं कि कई पहलवान वगैरह से जाकर के इस तरह के लोगों से मसाज करवा लेते हैं कि घुटने वो ठीक कर देंगे, हड्डी चटकवा लेते हैं और उसकी वजह से उनके घुटने कई बार और खराब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, नॉन साइंटिफिक काम नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बॉडी एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको हम पूरी तरह अब तक समझ नहीं पाए हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को आप एक अनस्किल्ड आदमी से ट्रीट करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो यू आर टेकिंग सच अ बिग रिस्क। करेक्ट है। इसमें बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं लोग। मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे, जैसे घुटने पर आटे का लोई लगा करके उसमें तेल डाल दिया, फिर उसको जला रहे हैं लोग कि इसमें घुटने ठीक हो जाएंगे। इस तरह की प्रैक्टिस, आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह देखे ही होंगे, आए दिन लोग आते रहते होंगे। जी। ये सब प्रैक्टिस सही है या नहीं? किसी भी एंगल से सही नहीं है। कितने पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनकी स्किन जल जाती है। कुछ लोग उसमें कट्स लगा देते हैं, ब्लीड कर देते हैं कि गंदा खून निकाल दिया है। कुछ लोग उसमें सक्शन लगा रहे हैं। ऐसा कुछ गंदा खून चीज की नाम की चीज कुछ नहीं होती है। आपको बीमारी को डायग्नोज करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है एंड लेट्स बी साइंटिफिक, लॉजिकल। आजकल तो आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में इतने सारे वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब, गूगल, सब कुछ है आपके पास। आप किसी की बीमारी के बारे में जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही हों, बट यू हैव सो मेनी ऑप्शंस नाउ। करेक्ट है। तो ऐसे लोग जो इस तरह के घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं, कई बार कुछ लोग तो ड्रिंक्स वगैरह भी पीने लगते हैं कि हम ये पियेंगे तो इससे हमारे घुटने एकदम सही सलामत रहेंगे। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस ड्रिंक्स पियेंगे और डाइट शुरू कर देंगे कि ये खाएंगे, ये पियेंगे तो घुटने ठीक रहेंगे। कुछ ऐसा जादुई ड्रिंक है जिसको खाने पीने से घुटने ठीक रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप जैसे हमारे इंटरव्यू के स्टार्ट में भी बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे नौबत ही ना आ जाए, और कुछ और ऐसी सर्जरीज होती हैं जो नी रिप्लेसमेंट से बेहतर होती हैं, कम ज्यादा वो नहीं तकलीफ दे होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन सर्जरी है वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो ये टॉप 5 मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरीज में है और इसके रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं। बट नी रिप्लेसमेंट की एक बेसिक प्रॉब्लम है, खासतौर पे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें। हमारा पेशेंट क्या चाहता है? घुटने में दर्द है लेकिन वो चाहता है कि मैं जमीन पर बैठूं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी। हमारी मतलब कल्चर का पार्ट है ये।
चाहे वो सोशल एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी है, इवन घर में सिंपल खाना खाने वाली बात भी है, तो हम चाहते हैं कि हम चौकड़ी लगा के बैठें, हम स्क्वाट करें, हम योगा करें, एक्सरसाइज करें। पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप 50 के आसपास आते हैं, आपके घुटने में दर्द शुरू होता है, उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आप ये चीज़ें बंद कर दीजिए। नहीं कर सकता। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहीं से डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। रिस्ट्रिक्शंस आ गए इतने सारे। रिस्ट्रिक्शन आ गई, सर्जरी से पहले रिस्ट्रिक्शन आ गई, फिर आप 8-10 साल तक वेट करते हैं, फिर आप नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। नी रिप्लेसमेंट से पेन रिलीफ हो गया, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसी है, क्योंकि उसके बाद भी आपका अलाउड नहीं है। तो नी रिप्लेसमेंट एक, मैं कहूँगा, पेशेंट फ्रेंडली सर्जरी नहीं है। जिस दिन से आपका पेन स्टार्ट हुआ टिल द एंड, पूरी लाइफ आप क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं, आप एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ, पहले तो 50 से लेकर 60 तक पेशेंट वेट करता है कि इंजेक्शन लगवा लूँ, मैं नी कैप लगा लूँ, मैं कुछ और मसाज कर लूँ ताकि मैं नी रिप्लेसमेंट को डिले करूँ। तो पहली बात, हम डिले क्यों कर रहे हैं सर्जरी को? इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को पता है कि मेरा घुटना तो 20 साल ही चलना है, उसके बाद तो इट्स द एंड। तो अब हम कुछ नई चीज लेकर आए हैं कि मान लो आप 50 के हैं, आपको जस्ट बिगिनिंग ऑफ आर्थराइटिस है, देखा? तो उसमें ही अब आर्थराइटिस जैसे हमने पहले बताया, अगर हम इस मॉडल को देखें तो दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया, इसके बीच में नी जॉइंट है और ये कुशन है बीच में, मेनिस्कस। तो हमारी आर्थराइटिस क्यों शुरू होती है कि हमारा जो कुशन है वो चला जाता है। लोग कहते हैं ना हमारा ग्रीस खत्म हो गया है, दिस इज एक्चुअली द थिंग। मेनिस्कस हमारा घिस जाता है और ये अंदर की तरफ वाला। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे ही मेनिस्कस आपका खराब हुआ, हम मेनिस्कस को रिप्लेस कर दें, अच्छा, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द होल नी। क्योंकि नी के अंदर तो और भी चीजें हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट, लिगामेंट्स हैं। जब मैं नी रिप्लेसमेंट करूंगा तो क्या होता है कि मुझे इतना बड़ा इम्प्लांट डालना पड़ता है। दिस इज द एक्चुअल नी इम्प्लांट, घुटने के अंदर जाता है, घुटने के अंदर जाता है, इतना बड़ा। दैट इज ए मैसिव सर्जरी एंड आई एम सैक्रिफाइसिंग माय लिगामेंट्स। जो लिगामेंट मेरी घुटने की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं, इसलिए लोग इससे डरते हैं, क्योंकि मेरे लिगामेंट चले जाते हैं और मैं बहुत सारी चीजें सर्जरी के बाद भी नहीं कर पाता। तो क्यों ना हम सिर्फ मेनिस्कस को रिप्लेस करें और 50 से ही मैं आपको पेन रिलीफ भी दूं और वो लिबर्टीज भी दूं कि आप नीचे बैठें, क्रॉस लेग बैठें, सब काम करें। क्या नाम है सर्जरी का? इसको कहते हैं मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, एमआरपी हम कहते हैं शॉर्ट में, मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। तो जैसे आपका पेन शुरू हुआ, हमने शुरू में ही आपको मेनिस्कस रिप्लेसमेंट किया, तो डिजीज आपकी प्रोग्रेस ही नहीं करती है। तो इट्स मोर ऑफ ए प्रिवेंटिव प्रोसीजर। कि पहली चीज पेन रिलीफ कर रहे हैं, आपको हम नीचे बैठना अलाउ कर रहे हैं, स्क्वाट करना अलाउ कर रहे हैं, आप योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। सेकंड, जो आपकी डिजीज बढ़ के 10 साल में नी रिप्लेसमेंट तक जानी थी, हम उसको वहीं पे रोक रहे हैं, रुक जाती है। तो इट्स ए प्रिवेंटिव सर्जरी। क्योंकि नी में क्या होता है, आपकी डिजीज यहाँ से शुरू होगी, धीरे धीरे पूरा नी इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर मैं उसको पहले स्टेप पे रोक दूंगा तो नहीं होगा, तो फुल ब्लोन आर्थराइटिस नहीं होगी, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो दिस इज कंड्यूसिव टू, हमारा इंडियन कल्चर के हिसाब से भी ठीक है कि आप सारे काम करिए, कर सकते हैं। आपको पूजा करना है, आपको नमाज पढ़ना है, आपको बैठ के खाना खाना है, आपको कोई रिलीजियस सोशल गैदरिंग है, कई बार हमें जमीन पर बैठना पड़ता है, तो आप चेयर नहीं ढूंढेंगे वहां पे। अब खास तौर पर उन पेशेंट को देखिए जो रूरल बैकग्राउंड के पेशेंट है, उनके पास वेस्टर्न कमोड नहीं है। अब हम किसी पेशेंट को कहें भी अब आप ना वेस्टर्न कमोड लगा लीजिए, अब आपके घुटने खराब है, नी रिप्लेसमेंट हो गया, अब उनका जवाब सुनिए, कहते सर मैं अपने घर में तो लगवा लूंगा, किसी और के घर किसी रिश्तेदार के घर जाऊं तो क्या मैं फोन करके ये पूछूं कि आपके यहाँ टॉयलेट कौन सा है? कितना एम्बेरेसिंग है, नहीं पूछ पाते लोग। तो होता क्या है, वो अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जाना ही अवॉइड, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तो वो सोशली भी कट ऑफ हो जाते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट देखिए, तो नी रिप्लेसमेंट कॉमनली हो रहा है, हर दिन हो रहा है, मतलब हमारे कंट्री में 2.5 लाख नी रिप्लेसमेंट हर साल हो रहे हैं, हर साल। इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट हम बचा सकते हैं। तो दिस इज ए प्रिवेंटेबल सर्जरी, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है, नहीं पता उनको। हाँ, और सर्जरी भी इसलिए डिले करते हैं वो, क्योंकि उनको डर लगता है, जितना बच सकते हैं बचें। करेक्ट। तो हमारी एडवाइस ये है कि आप अर्ली स्टेज पे ही अगर मेनिस्कस रिप्लेसमेंट कर लें तो आपको नी रिप्लेसमेंट तक जाना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो लेट्स डू ए बेटर प्रोसीजर, मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर,
और जो हमारे कल्चर और डेली रूटीन को मैच करता है, दैट इज पेशेंट फ्रेंडली ऑल्सो। पेशेंट फ्रेंडली ऑल्सो। बिल्कुल, इसीलिए हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है जिसमें इस नई सर्जरी के बारे में लोगों को एटलीस्ट जी। अवेयरनेस हो, पता हो, जी, क्योंकि जी, जी। आधा से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता है। उनको लगता है घुटने खराब हो गए तो अब एक ही बचा हुआ है नी नहीं रिप्लेसमेंट नहीं, ऐसा नहीं सर्जरी। है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने जो ये हम एमआरपी के बारे में बताया, नहीं। तो ये पेशेंट में एमआरपी करेंगे या नी रिप्लेसमेंट करेंगे, ये पेशेंट खुद से डिसाइड कर सकते हैं या डॉक्टर ही नहीं बताते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया कि नी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, हम्म, उसका नाम होता है ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। आपने नाम सुना होगा। हम्म, खास तौर पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारे फुटबॉल वाले हैं, रेसलिंग वाले हैं, बास्केटबॉल, उनमें ACL टूट जाता है और हमें ACL की सर्जरी करनी पड़ती है। इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है। कुछ लिगामेंट होते हैं ना, हम सोचते हैं कि चलो एंकल में लिगामेंट इंजरी हुई तो आपने कुछ ब्रेस लगा लिया, कुछ मतलब आप सर्जरी नहीं करते हैं, बट ACL इज अ वाइटल लिगामेंट। ओके। तो हम MRI करके पेशेंट का देखते हैं पहले कि आपका ACL अभी इंटैक्ट है ठीक है। या आप उस स्टेज तक चले गए हैं कि आपका ACL भी चला गया। अच्छा। तो दैट इज द डिवाइडिंग लाइन। हम्म, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जल्दी अगर अर्ली स्टेज पे आएंगे हम्म, तो हम आपका MRP करेंगे, नी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। नहीं कराना। लेकिन अगर आप इतना लेट आएंगे कि आपका लिगामेंट भी चला गया है और आपका पूरा नी, जिसको कहते हैं फुल ब्लोन आर्थराइटिस स्टेज 3, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। फिर आपको हमें मजबूरन नी Knee रिप्लेसमेंट replacement। करना पड़ेगा। तो दिस इज नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट। हम्म, ये देखिए डिफरेंस, देखिए आप अर्ली स्टेज पे आएंगे तो हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। हम्म, दिस इज नी रिप्लेसमेंट एंड दिस इज MRP इम्प्लांट। इतना डिफरेंस है। इतना डिफरेंस, वो ये दोनों घुटने के अंदर ही जाएंगे, दोनों घुटने के अंदर जाएंगे। बट एमआरपी में इतना छोटा और नी जी, रिप्लेसमेंट तो अकॉर्डिंगली इसका इंसिजन भी छोटा, हाँ, नो ब्लीडिंग, कट भी नहीं होगा, नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नो ICU। इसमें सब कुछ होगा, ब्लीडिंग भी होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होगा। पेशेंट को कम से कम 1 दिन 2 दिन हम ICU में भी रखते हैं, मजबूरी है हमारी, क्योंकि 60 साल का 65 साल का आदमी आ रहा है और और उसके बाद प्रिकॉशंस अलग। उसका प्रिकॉशन अलग। अच्छा, उससे भी बड़ी बात जो लोग रियलाइज नहीं करते, दोनों इम्प्लांट्स की लाइफ अराउंड 20 ईयर्स, अराउंड 20 ईयर्स। ठीक है। नी रिप्लेसमेंट के बाद लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब एक बार अगर आपका नी रिप्लेसमेंट का 20 साल हो गए, अभी आपने आर्टिकल भी देखा होगा, एक्सपायरी डेट ऑफ इम्प्लांट्स हाँ, 20 से 25 साल मैक्सिमम। correct। तो अगर मैंने 60 पर अगर अपना नी रिप्लेसमेंट कराया तो 80 पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है। देन आई एम प्रैक्टिकली हाउस बाउंड। लेकिन अगर हमने MRP किया तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मेरे पास फिर भी है, और 20 साल मिल रहा है। और 20 साल मिल जाएंगे। हम्म, तो लुक एट द सिनेरियो, अर्ली स्टेज पे आने से हम आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं 20 साल का, फ्रीडम दे रहे हैं नीचे बैठने की, स्क्वाट करने की, प्लस उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। तो एमआरपी और नी रिप्लेसमेंट, जी। इन दोनों प्रोसीजर की फिर कॉस्टिंग भी अलग अलग ही होती है? कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम है, सेम। क्योंकि दोनों ही बड़े हाई एंड इम्प्लांट्स हैं, वो हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स हैं और इनका ऑलमोस्ट वही इन्वेस्टिगेशन रहता है, हॉस्पिटल स्टे भी वही 2 से 3 दिन रहता है। ठीक है। तो सारी चीजें हैं। तो अगर एमआरपी कराने के लिए कोई जा रहा है और नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए कोई जा रहा है, तो दोनों में क्या पहले से जो प्रिपरेशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं? वो ऑलमोस्ट सेम होती है, हमें सेम इन्वेस्टिगेशन करना होता क्या है। क्या टेस्ट वगैरह कराते हैं पहले आप? रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे ECG होता है आपका, एक्सरे, चेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ताकि हमारी जो एनेस्थीसिया टीम है वो आपको फिटनेस दे सके, वो समझ सकें कि आपका हार्ट, लंग, किडनी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो विद इन लिमिट्स हैं और आप ऑपरेशन के लायक हैं। तो वो सारी चीज़ें तो सेम रहता है। तो दोनों में फिर डिसाइड कैसे होता है कि ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट फिट है या नहीं है? उसमें भी कुछ ऐसा होता होगा कि आप MRP भी किसी में नहीं कर सकते, नी हाँ, रिप्लेसमेंट? मान लो कुछ पेशेंट थोड़े फ्रेजाइल हैं, जिनकी बॉडी, जिनका हार्ट बहुत फंक्शन नहीं कर, क्योंकि MRP में बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बहुत कम है, हाँ। टिश्यू डैमेज है नहीं, बॉडी को कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो कुछ पेशेंट जैसे अनीमिक हैं या फ्रेजाइल है बॉडी उनकी और हम बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते, तो उनमें, तो उसमें हम ये कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट कई पेशेंट में मना कर देते हैं, जैसे या जैसे आपका हार्ट फंक्शन 20% है, 30% है, हम नहीं कर पाएंगे। आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज है कि आप कोप अप नहीं कर पाएंगे इतने बड़े इम्प्लांट और इतनी बड़ी सर्जरी के साथ, तो उसमें हम MRP इजीली कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें दोनों ही नहीं किया जा सकता? हाँ, वो मेडिकली अनफिट पेशेंट हैं, ओके। बहुत ही टर्मिनल स्टेज में है, या जैसे कोई 90-95 ईयर है, हमें लगता है कि उनको किडनी फेल हो गई है, लीवर फेल हो गया है, तो उसमें सर्जरी करने से नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम, तो उसमें फिर हम मना कर देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे अगर किसी की, आपने कहा कि MRP हो गई, तो उसके बाद उनकी जो रिकवरी हो फास्ट हो, उसके लिए वो क्या चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इनहेरेंटली MRP की रिकवरी फास्ट है। फास्ट है? हाँ, क्योंकि जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारा इंसिजन करीब करीब 6 से 8 इंच का रहता है
और जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल है जिसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल, थाई मसल, उसको स्प्लिट करना पड़ता है बीच में से। ओके। और एमआरपी में हमें कोई मसल को टच ही नहीं करना पड़ता। तो आपने देखा होगा नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट कम से कम 2 से 3 महीने फिजियोथेरेपी कराते हैं, और वो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी नहीं होती, मतलब बहुत पेनफुल होती है। कई बार तो पेशेंट मेरे को ये कहते हैं आके कि सर हम पहले ही बेटर थे, इतना दर्द हो रहा है, मैंने सर्जरी क्यों करा ली। पेशेंट ऐसा मैसेज देते हैं, उससे क्या होता है दूसरे पेशेंट भी डिस्करेज होते हैं। लेकिन एमआरपी में आपको 2 वीक्स के बाद फिजियोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हो। यस, मेरे पेशेंट ड्राइव करके ऑफिस चले जाते हैं आफ्टर 1 मंथ। अच्छा। जबकि नी रिप्लेसमेंट में आप 2 से 3 महीने सोच नहीं सकते। ओके। तो एमआरपी कराने के बाद लाइफस्टाइल कितनी बेटर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। पेशेंट्स योगा कर रहे हैं, लाइट जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं कराया। तो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इट्स बेसिक सर्जरी, बहुत ही सिंपल सर्जरी। और इट्स लाइक ए की होल सर्जरी, हार्डली 2.5-3 इंचेस का इंसिजन है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, नो स्टिचेज इनफैक्ट। कितनी देर की सर्जरी होती है? इट टेक्स अराउंड 40 मिनट्स। 40 मिनट में हो जाती है। ओके। और अगर नी रिप्लेसमेंट के बारे में हमें जानना हो तो नी रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली कितने देर की सर्जरी होती है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी का ड्यूरेशन तो कम रहता है, क्योंकि उसमें हम एक पुरानी चीज निकाल रहे हो, नहीं लगा रहे हैं, कोई ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। एमआरपी इज ए मोर ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें मुझे आपके नॉर्मल नी के साथ अडेप्ट करना है इम्प्लांट को। पुराना निकाल के नया लगाना तो सिंपल चीज है, लेकिन आपके मैं 70% नी को इंटैक्ट रख रहा हूँ और आपकी नॉर्मल एनाटॉमी के साथ मैं कोई चीज मैच कर रहा हूँ, तो दैट्स ए मोर फाइनर सर्जरी। तो इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। नी रिप्लेसमेंट इज ए स्मॉलर सर्जरी, स्मॉलर मींस ड्यूरेशन कम है सर्जरी का, 25 से 30 मिनट में सर्जरी हो जाती है। ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट में सबसे पहले तो एक मिथ आप प्लीज बस कर दीजिए, लोगों को लगता है घुटने ही बदल जाएंगे। एग्जैक्टली मतलब आम भाषा में लोग यही बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट मतलब घुटने बदलवा दिए। कैसे समझे, क्या है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, एग्जैक्टली होता क्या है घुटने में? नी रिप्लेसमेंट में आपकी पूरी बोन को काट के शेप बनाई जाती है, फीमर की भी और टिबिया की, जैसे मैंने बताया था। तो आपकी इस बोन को भी काटा जाता है, टिबिया को भी काटा जाता है, फिर बीच में जितने लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज, सबको हटा दिया जाता है। अच्छा। और वहां पर फिर हम ये इम्प्लांट, जैसे मैंने दिखाया था आपको, ये काफी बड़ा इम्प्लांट है, हम ये अंदर डालते हैं। तो बेसिकली आपकी कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर रहती नहीं है, तो इसलिए इसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। मतलब आपके जो नेचुरल नीज है वो, हाँ, आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, आप मार्केट गए, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले एरिया में, किसी ने हल्का सा पुश कर दिया, हो जाता है कई बार, तो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी चली जाती है, क्योंकि लिगामेंट आपने निकाल दिया है। एमआरपी में सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि आप लाइट एथलेटिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, बिकॉज आपका नी बिल्कुल नेचुरल है, सेम है जैसे पहले था। वी हैव जस्ट रिमूव्ड वन डिजीज्ड पार्ट। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कौन कौन सी चीजें जो है पेशेंट्स नहीं कर सकते हैं? जमीन में कभी नहीं बैठ सकते, कभी नहीं बैठ सकते। आप स्क्वाट नहीं कर सकते, आप योगा नहीं कर सकते। आप जब चलेंगे भी तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऊंची नीची, मान लो आपकी फैमिली ट्रैकिंग पे जा रही है, आप नहीं जा सकते। तो या तो आपकी फैमिली आपको छोड़ जाएगी, या फिर आपका पूरा प्लान ही चेंज हो जाएगा। तो यू सॉर्ट ऑफ बिकम ए लायबिलिटी ऑन द होल ग्रुप, और आप थोड़ा सा ना लेफ्ट आउट फील करते हो कि ये कुछ तो कर ही नहीं पा रहे। तो हमें लायबिलिटी नहीं बनना है, हमें वैसा ही एक्टिव रहना है जैसे हम 10 साल पहले थे। सो वी आर मेकिंग यू यंगर। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्या सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्ट होती है? बहुत सारे ऐसे पोजीशंस वगैरह हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। नी रिप्लेसमेंट में हमारा एक बहुत बड़ा इंसिजन लगता है फ्रंट में, और जब इंसिजन लगता है तो दैट पार्ट बिकम्स वेरी टेंडर। तो इसमें कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज वन, बाकी जैसे कई बार क्लीनिंग कर रहे हैं घर में, इवन बेड के ऊपर भी हम जाते हैं तो कई बार हम घुटना रख लेते हैं। आप नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटने को टच नहीं कर सकते, दिस बिकम वेरी सेंसिटिव। तो कोई भी आपकी ऐसी पोजीशन है जिसमें आपका नी टच करता है बेड के ऊपर, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये एमआरपी में नहीं है, बिकॉज एमआरपी में हम मिड लाइन में कोई इंसिजन नहीं लगा रहे हैं, हमारा इंसिजन साइड में रहता है। तो आप नीलिंग एक्टिविटी है या जिस तरह से आपने बोला सेक्सुअल एक्टिविटीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो नहीं खा सकते नी रिप्लेसमेंट के बाद? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खाना पीने में कोई नी सर्जरी में के बाद कोई डाइट से कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ, आप अपना कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल अच्छा रखेंगे ताकि जो आपका इम्प्लांट है
वो होल्ड करे अच्छे से। ओके। तो जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपने कहा कि ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। नॉर्मल उनको एक डेली एक्टिव लाइफ जीने में कितना समय लग जाता है? मतलब कितने समय तक ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है? कुछ चीज़ें तो आपने कहा लाइफ टाइम में अवॉइड करनी होती है। कुछ चीज़ें जैसे कि ड्राइविंग हो गया, ऑफिस वापस से जॉइन करना इस तरह की, या लॉन्ग सिटिंग जॉब्स वगैरह। हाँ, वो कर सकते हैं, बट नी रिप्लेसमेंट क्योंकि बड़ी सर्जरी है, हुँ। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग रखेंगे तो कई बार पैर में स्वेलिंग आ सकती है आपके, अच्छा, एमआरपी में नहीं नहीं आएगी। आएगी। लॉन्ग ड्राइव आप नहीं कर पाएँगे, हुँ, क्योंकि आपके नी में वो स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं तो है। आपका जो मसल्स है बहुत जल्दी थक जाएँगी। हुँ, हुँ। तो धीरे-धीरे आपका क्या है कि जिसको कहते हैं ना लैंग्वेज में, आपकी लाइफ का सिलेबस कम हो जाता है। हुँ, आप कुछ बेसिक चीज़ें कर पाते हैं। बस वही कर पाते हैं हाँ, आप। तो मैसेज मेरा यही था कि हम नी रिप्लेसमेंट से पहले भी सफ़र कर रहे थे, हुँ, हुँ। बाद में भी सफ़र कर रहे सफ़र हैं। कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस कि नी रिप्लेसमेंट से हमने बस पेन रिलीफ किया है। हुँ। बाकी लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो गई है। यानी कि 50 साल की उम्र में जब आपका पहली बार नी पेन शुरू हुआ था, उसके बाद यू नेवर गेट दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हुँ, हमें ट्रीटमेंट वो करना है कि मेरा पेशेंट थ्रू आउट हिज लाइफ और हर लाइफ बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, करेक्ट है। सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। हुँ, किसी को देख के लगना नहीं चाहिए कि इनका कोई नी सर्जरी हुई है। हाँ, तो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए। करेक्ट है। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई है, उसके बाद कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स देखने चाहिए कि अगर और ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है या हुँ, कुछ अलग तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो तुरंत हुँ। अलर्ट होने की ज़रूरत है? स्वेलिंग इज़ वन थिंग। अगर आपको किसी भी सर्जरी के बाद उस एरिया में स्वेलिंग आ रही है, हुँ, तो या तो अंदर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, या आपका इम्प्लांट लूज़ हो रहा है। अच्छा, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हुँ, हुँ, स्टिच लाइन है जैसे आपकी, हुँ, अगर उसमें लगता है कि वहाँ पर कोई रेडनेस आ रही है, हुँ, रेड साइन आ रहा है, या कोई हल्का सा फ्लूइड वहाँ से लीक हो रहा है, हुँ, तो दीज़ आर रेड फ्लैग्स कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, हुँ, ओके। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़, जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपने बताया बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो हुँ, जाती हैं हुँ, और हुँ। ये सारे रेड साइन्स हमें, मतलब रेड फ्लैग्स हमें देखने जी, चाहिए। जी। एमआरपी में भी क्या ऐसा होता है? हाँ, किसी भी सर्जरी के बाद ओके। अगर स्वेलिंग है, वुंड से डिस्चार्ज है हुँ, या रेडनेस है, हुँ, एनी सर्जरी, बॉडी में कोई भी सर्जरी हो, हुँ, तो हुँ, ये बेसिक साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन 2 ही रीज़न से होती है, हुँ, या हुँ, तो अंदर इन्फेक्शन हो गया है, या जो चीज़ अंदर डाली गई है, वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं है, इट इज़ इरिटेटिंग योर बॉडी। ओके। एक और मेरा सवाल ये होगा आपसे, जैसे आपने कहा कि एक्सपायरी डेट भी होती है इन जी, सारे जी, इम्प्लांट्स जी, की। जी, जी। एमआरपी अगर हो गया है तो आपको कितने साल मिलेंगे आपके घुटने के लिए? नी रिप्लेसमेंट हो गया है तो आपको कितने साल मिलेंगे? लाइफ स्पैन दोनों का सेम है, अराउंड एवरेज इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। सम पीपल लास्ट अप टू 25 ईयर हुँ, आल्सो, कुछ लोगों को 17-18 साल में भी दोबारा करना पड़ सकता है, तो फिर उसके बाद फिर से सर्जरी फिर होगी? से सर्जरी होती है। तो एमआरपी अगर हो गया तो दोबारा एमआरपी होगी? दोबारा एमआरपी हो सकती है, हो देयर सकती इज़ है, अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। एमआरपी भी हो सकता है, और अगर लगता है कि आपका घुटना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो हुँ, हम नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। वी हैव बोथ द ऑप्शंस। लेकिन अगर नी रिप्लेसमेंट हो गया है तो फिर? उसके बाद आपका सिर्फ एक रिविजन नी रिप्लेसमेंट होता है, हुँ, जिसकी लाइफ 5 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो एक बार नी रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब हुँ, दिस इज़ समथिंग लाइक, अगर हम हार्ट की बात करें तो हुँ, इट्स लाइक अ बाईपास सर्जरी। हाँ, अगर एक बार बाईपास हुई तो उसके बाद फिर दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। हुँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भई हम 50 या 55 साल की उम्र में ही लास्ट ऑप्शन क्यों एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं? एग्ज़ैक्टली, पहले हम एमआरपी करा लें। पहले हम स्टेंट डालेंगे, हुँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो बाईपास बायपास करेंगे। करेंगे, हाँ। हम पहले दिन ही बाईपास कर रहे हैं, हुँ, तो बाद में क्या होगा? करेक्ट। तो नी के अगर इस तरह की दिक्कत है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि पहले हम एमआरपी करा लें, जी, 20-25 साल मिल जाएँगे। जी। देन अगर प्रॉब्लम फिर भी बढ़ रही है तब जाकर के हम नी फिर हमारे रिप्लेसमेंट पास करा, ऑप्शंस हैं। ठीक है, नी जी, रिप्लेसमेंट जी, की। जी, जी। तो अगर जैसे किसी ने एमआरपी करा ली, उनको 20-25 साल मिल गए, हुँ। उसके बावजूद भी वो ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं कि फिर भी घुटने खराब हो गए, फिर नी रिप्लेसमेंट तक की बात आ जाती है? अब एक गलती तो ऐसी है ना जिसको रोक नहीं सकते, ऐज। एज, हाँ, उम्र के साथ तो ये अब वो सारी तो उम्र चीज़ें। बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएँगे बॉडी में। हुँ, जी, डिजेनरेशन तो एक प्रोसेस है। हाँ, हालाँकि हम एमआरपी से उसको काफ़ी हद तक रोक लेते हैं, हुँ, लेकिन बोन हेल्थ को, मसल क्वालिटी को तो नहीं रोक सकते। वो तो हुँ। टाइम के साथ डिटेरियोरेट करेगा ही। करेक्ट है, बिल्कुल। हुँ। तो जैसे डॉक्टर आप, मतलब हड्डी के डॉक्टर है, घुटनों के डॉक्टर है, हमारी ऑडियंस अगर आपसे ही जानना चाहे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर हम करते हैं तो हमारे घुटने बहुत हद तक बचे रहेंगे, घिसने से बचेंगे और इस तरह की सर्जरी वगैरह की नौबत ही नहीं आए, हुँ, उम्र तो हुँ। एक चलिए फैक्टर जी, है जी, ही, जी, जी। और ऐसी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे घुटने एकदम सही इसको मैं सलामत रहे? समरी में बताता हूँ। हुँ, किसी भी डिज़ीज़ की ना स्टेज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, देखें तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है। तो हमारा तो सिंपल स्लोगन है, हुँ, कम एट स्टेज 1, हुँ, ऑलवेज स्टे यंग। हुँ, अगर आप लेट आएँगे, तो फिर हम कुछ ना कुछ इम्प्लांट लगाएँगे उसमें, हाँ, कुछ ना कुछ आपके रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाएँगी। हुँ, स्टेज 1 पे चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, हुँ, हम आपके घुटने को बचा सकते हैं और आपका वही लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, जो आप 35, 40, 45 तक कर रहे थे। हुँ,
सो इफ यू वांट टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमारे पास टाइम से आ जाइए, लेट करके मत आइए। ठीक है। और अगर टाइम से आना चाहते हैं तो कौन से ऐसे संकेत हमारी बॉडी की तरफ से हम सुने देखें कि हाँ ये हमारी बॉडी हमें बोलने की कोशिश कर रही है, सुन लो, संभल जाओ और डॉक्टर के पास तुरंत जो जाओ। रूटीन एक्टिविटीज हैं अगर उसमें ही मेरे को तकलीफ हो रही है, जैसे उठना बैठना, सीढ़ी चढ़ना, चेयर से आप उठ के चल रहे हैं और आपको रुकना पड़ता है थोड़ा सा, आपने आधा घंटा गाड़ी चलाई, आप गाड़ी से उतर रहे हैं और आपको लगता है नहीं थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ उसके बाद चलूंगा, तो दैट मीन्स कि कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो आपको हमारी जरूरत है। तब आपको आना चाहिए डॉक्टर के पास। कई सारे लोग होते हैं इस लक्षणों को लंबे समय तक इग्नोर कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि चलो ठीक है ऐसे ही है, लेकिन अगर ये लक्षण जैसे महीने में 1-2 बार हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है, बार बार अगर हो रहे हैं कब हम समझे कि ये नॉर्मल है, कब अब नॉर्मल है? अगर डेली रूटीन में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है तो गड़बड़ हो चुकी है, या पेन किलर लेना पड़ रहा है जैसे मैंने पहले बताया, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है। स्वेलिंग आ रही है बार बार तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक ही नी में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक ही नी की जैसे आपने बात की, तो नी रिप्लेसमेंट जैसे कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही घुटने खराब हो जाते हैं तो दोनों में ही सर्जरी करनी दोनों होती है? एक साथ करने पड़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों एक साथ ही करते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही खराब हो रहा हो। हाँ, जैसे हम MRP की बात करते हैं, पेशेंट मेरे पास आता है 50 में, उनको एक नी में पेन शुरू हुआ, तो हम उसको जब ठीक कर देंगे तो जो आप एक्स्ट्रा वेट दूसरे नी के ऊपर डाल रहे थे हम उसको भी बचा लेते हैं, उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है। तो इट्स बेटर कि अर्ली स्टेज पे आए तो हो सकता है दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। अच्छा, जैसे सर्जरी के अलावा भी बहुत सारे लोग इंजेक्शंस वगैरह भी लेते हैं या कई सारी चीजें से करते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दीजिए। इंजेक्शन कई तरह के होते हैं, सबसे हार्मफुल होता है स्टीरॉयड इंजेक्शन। हार्मफुल होता है, कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। उससे क्या होगा, जब भी आप फ्यूचर में सर्जरी करेंगे तो आपके टिश्यू की क्वालिटी पुअर हो जाएगी, आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट सर्जरी। अच्छा। पेशेंट को लगता है कि शायद सर्जरी में कुछ गड़बड़ हुई है, प्रॉब्लम पहले से शुरू होती है क्योंकि आप 2-3 स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा के हमारे पास आए। दूसरा आजकल बड़ा फैशनेबल है PRP इंजेक्शन। हाँ, PRP बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, हमने आज तक एक भी नहीं लगाया, क्योंकि उससे पेशेंट की ना तो डिजीज रुकती है ना उसका पेन ठीक होता है। आजकल कुछ जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहें तो ग्रीस बढ़ाने के इंजेक्शन होते हैं, विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन जिसको कहते हैं, वो फिर भी आप कभी कभी दे सकते हो क्योंकि उनका नुकसान नहीं है, फायदा हो सकता है। ठीक है। कितने समय तक होगा वो वेरिएबल है, पर हाँ विस्को सप्लीमेंट इज स्टिल एक ऐसी चीज है कि आपको अगर 4-6 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको सर्जरी बताई और आपने कल करा ली। कई बार आपको फैमिली का शेड्यूल देखना होता है, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो उसमें हम विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन देके आपको कुछ वक्त दे सकते हैं, बट इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट ए पैलिएटिव प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर यंग एडल्ट्स में हमें समझना होगा क्यों ये दिक्कतें बढ़ रही, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही ये दिक्कतें बढ़ना तो एक चीज़ कॉमन समझ में आ जाती है, यंग एडल्ट्स में घुटनों की दिक्कत क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर वो क्या गलतियां होंगी? गलतियां वही है, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपना टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं ठीक से, लेट नाइट काम कर रहे हैं हमारी तरह जैसे हम कर रहे हैं कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे, वी आर वर्कaholics, हम अपना भी ध्यान नहीं रखते, मतलब फ्रैंकली मैं भी बता रहा हूँ। तो हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अंत में आप कितने भी स्किल्ड हो जाएं, आप कितनी भी पोस्ट पे चले जाएं, इट्स योर बॉडी दैट विल डिक्टेट द लेंथ ऑफ योर करियर। तो इसलिए अपने बॉडी को मेंटेन रखना है। हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो फिर आप करियर बना के क्या करेंगे? हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, तो डॉक्टर आई थिंक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट पर बहुत अच्छी खासी डिस्कशन कर ली है। जी। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप एक टिप जरूर दे दें कि आप घुटनों के डॉक्टर हैं, आपने अपने घुटनों को अभी तक इतना सही सलामत कैसे रखा हुआ है, वो एक मंत्र अगर हमारी ऑडियंस को जानना हो तो कि वो क्या होगा? तो हम अपने शेड्यूल में कुछ ना कुछ एक ऐसा टाइम जरूर रखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, काम बहुत है, बहुत सारे पेशेंट हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन एक टाइम कम से कम 1 घंटे का ऐसा जरूर रखें, मैं भी करता हूँ इसको, कि वीक में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 या 4 बार आप कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपकी पूरी बॉडी को, जिसको मैंने कहा ब्रेथलेसनेस फॉर 15 मिनट्स, एक एक्सरसाइज जरूर करें एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ए वीक। ठीक है। उससे आप हर तरह से फिट रहेंगे, घुटने के साथ साथ आपका हार्ट और लंग भी फिट रहेंगे, और आप ज़्यादा चेयरफुल मोड में काम करेंगे, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। क्योंकि जब आदमी आपसे बात करता है, हमारे पास तो पेशेंट आते हैं परेशान होते हैं, अगर मेरे अंदर ही एनर्जी लेवल नहीं है तो पेशेंट को एक वो फील नहीं आती है कि जब डॉक्टर साहब की खुद की हालत ठीक नहीं है तो मुझे क्या ठीक करें। So that is the point. बिल्कुल। और अगर पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने घुटनों के तकलीफ से और वो सोच रहे हैं सर्जरी के बारे में, तो ये भी बता दीजिए कि उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक लेटेस्ट आया हुआ है जी। नी रिप्लेसमेंट। तो नी रिप्लेसमेंट 80% लोगों को जिनको एडवाइस किया गया है उनका बचाया जा सकता है, उनको नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है, उसकी बजाय हम मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर करके आपके नॉर्मल नी को बचा सकते हैं।
तो नॉर्मल नी का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। जो बायोमैकेनिक्स नेचर ने दी है, जो लिबर्टीज हम एक नेचुरल नी के साथ ले सकते हैं, वो हम आर्टिफिशियल नी के साथ कभी नहीं ले सकते। तो इसलिए ट्राई टू सेव योर ओरिजिनल नी। ठीक है। बहुत मजबूरी होगी, बहुत लेट स्टेज होगी तो हम नी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो सिर्फ 20% लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, 80% लोग अपना ओरिजिनल घुटना बचा सकते हैं। तो आपने हमें डॉक्टर अभी तक जितनी एडवाइस दी वो आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूजफुल होने वाला है। हम चाहते हैं बस कि एक बार आप हमें स्ट्रक्चर के जरिए समझा दें कि हमारे रियल घुटने दिखते कैसे हैं और सर्जरी के बाद फिर उनमें क्या बदलाव आ जाता है, तो वो कैसे दिखते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल घुटने का मॉडल है, फीमर, और ये जो ब्लू कलर की चीज देख रहे हैं दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये मेनिस्कस है बीच में। ये साइड में जो आप चीजें देख रहे हैं इसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। 2 लिगामेंट हमारे बाहर होते हैं, 2 लिगामेंट अंदर होते हैं, 4 लिगामेंट्स होते हैं, एंड दिस इज टिबिया। ये है नेचुरल नी, और इसकी मूवमेंट आप देखिए, इट्स ए कुशन जो कि मूवमेंट करता है। जब हम नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो नी रिप्लेसमेंट की कुछ ऐसी पिक्चर रहती है। ये इम्प्लांट है जो फीमर के ऊपर लगता है, ये टिबिया के ऊपर, और बीच में जो व्हाइट चीज आप देख रहे हैं ये इंसर्ट होता है जो बीच के गैप को क्रिएट करता है। इसकी वेरिएबल थिकनेस होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉडी एंड वेट ऑफ द पेशेंट। और जब हम एमआरपी करते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। ये आपके सारे लिगामेंट्स को इंटैक्ट रखता है एंड इट मूव्स लाइक दिस, इट्स लाइक ए बॉल बेयरिंग। तो ये खराब ही नहीं होता है, और ये नीचे बैठने में, आपको चौकड़ी लगाने में, क्रॉस लेग बैठने में हेल्प करता है। तो दिस इज समथिंग व्हिच मूव्स विद योर नी। दिस इज एमआरपी। ओके, परफेक्ट। तो इस सेशन में आपने हमें बड़े ही आसान भाषा में, बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे घुटनों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, सर्जिकल जो ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में बताया, आप खुद को कैसे फिट रखते हैं उसके बारे में भी बताया। तो आई थिंक ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, और मुझे आशा है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और हम कोशिश करते हैं कि हम जितना पेशेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपना और अपने परिवार का भी उतना ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। और मैं अपने कुलीग्स को, अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को बताना चाहूँगा कि काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन बॉडी चलेगी तो काम और ज़्यादा चलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ हमें बताया, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप इस वीडियो के जरिए नी हेल्थ के बारे में आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कुछ और सवाल रह गए हो, आप कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों का जवाब देने के। ऐसे भी स्वास्थ्य चर्चा सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT Life। थैंक यू।